Hello class 5th. Welcome back in your own channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science books chapter 7 pollution and conservation part 2. In part 1 we had read a lot about pollution. We had learned what is pollution, how many pollution are there, how the environment affected due to pollution. We had learned about the measure to avoid pollution. Now we will read here conservation of resources. यानी अब हम पढ़ना शुरू करेंगे जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जो हमारे संसाधन हैं, उनका बचाव हम कैसे कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं. तो कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षित करना या बचाव करना या बचाना, और रिसोर्सेस का मतलब होता है हमारे संसाधन. We have learned that a resources is something that is useful to us. हमने पहले ही पढ़ लिया है कि रिसोर्सेस वे चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी होती हैं, या वे चीज़ें जिनसे हम अपने जो डेली नीड्स हैं उनको पूरे कर पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेस. एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड एनिमल्स आर आवर नेचुरल रिसोर्सेस. तो यहाँ पे देखिए, ये हवा, पानी, मिट्टी, जंगल या वन जिसे हम कहते हैं, मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ, और एनिमल्स यानी जीव जंतु, ये सभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ये हमारे प्रकृति प्रदत्त हमारे संसाधन हैं. तो जो ये रिसोर्सेस होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं. एक नेचुरल रिसोर्सेस होता है और एक मैन मेड रिसोर्सेस होते हैं. तो मैन मेड रिसोर्सेस जो होते हैं उसे हम बनाए होते हैं या मनुष्यों द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं. तो इस तरह की चीज़ें जिन्हें मनुष्यों ने बनाए हैं उन्हें मैन मेड रिसोर्सेस कहते हैं. और ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं क्योंकि ये हमें नेचर ने गिफ्ट किया है, नेचर से ये हमें मिले हैं, नेचुरली मिले हैं, इन्हें हमने नहीं बनाया. तो हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, खनिज पदार्थ और जो जानवर हैं ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं. वी मस्ट यूज़ दीज रिसोर्सेस केयरफुली एंड कंजर्व दैम. हमें इन संसाधनों का बहुत ही ध्यानपूर्वक इनका उपयोग करना चाहिए और इन्हें हमें कंजर्व करना भी चाहिए, यानी इनका हमें संरक्षण भी करना चाहिए, बचाना भी चाहिए. कंजर्वेशन इज़ द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट इट प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम बीइंग यूज्ड अप कंप्लीटली. कंजर्वेशन यानी संरक्षण. संरक्षण क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का यानी संसाधनों का हम इस तरह से उपयोग करें कि वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए. रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. ये जो रिसोर्सेज हैं ये दो तरह के होते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल. यानी एक तो रीन्यूएबल हैं जिन्हें हम रीन्यू कर सकते हैं, जिन्हें हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, और एक नॉन रीन्यूएबल हैं जिन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में. Renewable resources are those resources that can be replaced as they are constantly being used up. Air, water, soil, forest, animal, etc. are renewable resources. तो renewable resources वे resources होते हैं जिन्हें हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं या जिन्हें हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं क्योंकि इनका उपयोग हम कर रहे होते हैं. हवा, पानी, मिट्टी, जंगल या वन जिसे हम कहते हैं, जीव जंतु, ये सभी हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेस कहलाते हैं. सम वेज टू कंजर्व रीन्यूएबल रिसोर्सेस आर. हालांकि रीन्यूएबल रिसोर्सेस को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इन रिसोर्सेस को ना बचाएं, इनका कंजर्वेशन हम ना करें. तो हम किस तरह से रीन्यूएबल रिसोर्सेस का कंजर्वेशन कर सकते हैं? हम इस तरह से कुछ तरीके हैं जिनका हम अगर ध्यान रखें तो हम अपने रीन्यूएबल रिसोर्सेज को भी बचा सकते हैं. जैसे एयर कैन बी कंजर्व्ड बाय नॉट पॉल्यूटिंग इट, कीपिंग एयर क्लीन एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज आर वेज दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट एयर.
यानी हवा को प्रदूषित ना करके उनका संरक्षण किया जा सकता है। हवा को साफ और स्वच्छ रखना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ऐसे 2 तरीके हैं जो कि हवा को संरक्षित कर सकते हैं, हवा को बचाने में मदद कर सकते हैं। दूसरा है वाटर कैन बी कंजर्व बाय इंश्योरिंग दैट वी आर नॉट वेस्टिंग दिस यूजफुल रिसोर्सेज, preventing leakage of water from taps and water pipes, storing water, using rainwater, and treating wastewater to remove impurities are some ways of conserving water. पानी जो कि बहुत ही बहुमूल्य है, तो उसको हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करके कि हम उस उपयोगी संसाधन को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। नलों व पानी के पाइपों से पानी के रिसाव को, जो टपकते रहते हैं या जो बहते रहते हैं यूं ही, उस रिसाव को रोककर पानी को स्टोर करके, जो वर्षा जल होता है, जो बारिश का पानी होता है, उनको हम स्टोर कर सकते हैं और इस तरह से हम जल का उपयोग कर सकते हैं। जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम उनका जो वेस्ट वाटर होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं और फिर इस तरह से हम उस पानी को दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे किचन का पानी है, तो हम उस किचन के पानी को अगर अपने किचन गार्डन में यूज़ कर लें तो पेड़ पौधों को वो पानी मिल जाएगा और इस तरह से हम पानी को बचा भी सकते हैं और उसका दोबारा उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम फलों और सब्जियों या घर के दाल चावल को धोने के लिए जिन पानी का उपयोग करते हैं, अगर उस पानी को हम ना फेंकें और उसे गमलों में डाल दें, तो इस तरह से भी हम पानी का बचाव कर सकते हैं और हम कुछ पानी अवश्य ही संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉइल कैन बी कंजर्व बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड कीपिंग द सॉइल फर्टाइल। सम मेथड दैट प्रिवेंट सॉइल इरोजन आर ग्रोइंग मोर ट्रीज, क्रॉप रोटेशन एंड नॉट अलोइंग ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल। तो जो मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी के कटाव को रोककर और उनकी उर्वरता, जो उनकी फर्टिलिटी होती है, जो जिनसे मिट्टी उपजाऊ बनता है, उनकी उर्वरता को हम अगर बनाए रखें तो इस तरह से हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे अगर हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं तो क्या होता है कि उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं और इस तरह से तेज़ हवा या पानी उस फर्टाइल सॉइल को उड़ाकर या बहाकर नहीं ले जाते हैं और इस तरह से सॉइल इरोजन नहीं होता और हमारी मिट्टी बची रह जाती है। और आपको जैसे कि पता ही है कि मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है वही उपजाऊ होता है, तो इस तरह से हम मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी है, उसे हम बचा सकते हैं। तो कुछ तरीके जो कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं वे हैं अधिक से अधिक पेड़ लगाना, फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र क्या होता है? जैसे एक फसल जब खेतों में उग जाते हैं तो लोग उन्हें काटकर फिर खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो हमें खेतों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जब एक फसल पूरी हो जाती है तो उन्हें काटने के बाद हमें उस खेत में दोबारा कोई ना कोई फसल लगा देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि पेड़ पौधे उस मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं और इससे इस तरह से मिट्टी का कटाव नहीं होता है, खेत हमारे खाली नहीं रहते हैं। इसके अलावा जानवरों द्वारा अधिक चराई को भी हमें रोकना चाहिए। जब जानवर कई बार एक ही जगह पर चरते हैं तो उससे क्या होते हैं, उस जगह के जो घास या छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और इससे मिट्टी का कटाव हो जाता है। तो अगर हम एक ही जगह पर पशुओं की चराई को रोकें तो क्या हो सकता है, तभी हम मिट्टी की का जो सॉइल इरोजन है उसे हम बचा सकते हैं और इस तरह से हम अपनी मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। Forests are valuable resources that can be conserved by preventing deforestation or large-scale cutting of trees. Afforestation or planting more trees is the best way to conserve forest. फॉरेस्ट, जंगल हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं, बहुत ही मूल्यवान हैं, मूल्यवान संसाधन हैं। इसलिए हमें अपने वनों को, अपने जंगलों का भी संरक्षण करना चाहिए।
इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें डिफॉरेस्टेशन, आजकल क्या हो रहा है, लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, बहुत ही लार्ज स्केल पर जब पेड़ों की कटाई की जाती है, बहुत बड़े पैमानों पर जब पेड़ों की कटाई की जाती है, तो इसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो आजकल लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जैसे रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, होटल्स बनाना, इन सभी कामों के लिए लोग अंधाधुंध लार्ज स्केल पर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार वन या जंगल समाप्त होते जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है हमें अपने जंगलों को बचाने का कि हम एफोरेस्टेशन करें, यानी कि पेड़ पौधे लगाएं। और बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने जो तरीका है, ये सबसे अच्छा उपाय है हमें अपने जंगलों को बचाने का, और इस तरह से हम अपने जंगल का संरक्षण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि जिस तरह से आपके स्कूल में भी कभी कभी होता होगा ना, वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता है जिनमें आप वृक्षों को लगाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है जिससे हम अपने वनों को, अपने पेड़ पौधों का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जंगल भी बहुत बहुमूल्य हैं। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मेडिसिनल जो हर्ब्स होते हैं वो मिल जाते हैं, औषधीय जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। साथ ही इन जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि हमें हमारे काम के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, जैसे कि जलावन के लिए लकड़ी होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जंगल भी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, और इस तरह से हम जंगलों का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एनिमल आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। एनिमल्स आर illegally killed for their body parts. Elephants are killed for ivory and rhinoceros for their horns. Conservation of wildlife is very important, as large scale killing of animal has disturbed many food chains. The World Wide Fund or Protection of Nature and Natural Resources has listed many animals such as crocodiles, tigers, rhinoceros and elephant as endangered. Conservation projects such as Project Tiger have resulted in increasing the population of endangered animals all over the world. पशु भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हैं। जानवरों को उनके शरीर के अंगों के लिए अवैध रूप से उन्हें मार दिया जाता है। जैसे कि हाथी को हाथी दांत के लिए मार दिया जाता है, क्योंकि उससे बहुत ही बेशकीमती आभूषण बनाए जाते हैं। और जो राइनोसोर्स होते हैं उनको उनकी सींगों के लिए मार दिया जाता है। तो जो ये वन्य जीव हैं, इन वन्य जीवों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जानवरों की हत्या ने कई खाद्य श्रृंखलाओं को, फूड चेन्स को क्या कर दिया है, अनबैलेंस कर दिया है, अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए वर्ल्ड वाइल्ड फंड ने कई जानवरों जैसे कि मगरमच्छ, बाघ, राइनोसोर्स और जो एलिफेंट्स हैं, ये लुप्त प्राय होने को हैं, यानी ये जो ख़त्म हो रहे हैं, इनको सूचीबद्ध किया है, इनको लिस्टेड किया है कि अगर इनका हम संरक्षण नहीं करेंगे तो ये कभी ना कभी बहुत जल्द ये गायब हो जाएंगे, ये लुप्त हो जाएंगे। तो इनको इन्होंने लिस्टेड किया है लुप्त प्राय जानवरों के लिस्ट में। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर जैसी संरक्षण परियोजनाएं हैं, उनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि पूरी दुनिया में जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनकी जो आबादी है उनमें लगातार वृद्धि देखी गई है। तो ये एक प्रोजेक्ट टाइगर हमारे लिए बहुत ही सफल रहा है कि हम लुप्तप्राय होते हुए जानवरों का संरक्षण कर सकें। नेक्स्ट है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी वे रिसोर्सेज जिनका उपयोग हम एक बार कर लेते हैं तो हम फिर दोबारा उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम इनको पढ़ेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज natural resources that cannot be replaced once they are used up. Fuels such as natural gas, coal and petroleum are non-renewable resources. These fuels are formed from dead animals and plants and take millions of years to form.
ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनका हम एक बार उपयोग कर लें तो पुनः इनको प्राप्त हम नहीं कर सकते। ईंधन जैसे कि नेचुरल गैस यानी कि जो प्राकृतिक गैस हैं, कोल यानी कि कोयला और पेट्रोलियम, ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। ये सभी जो ईंधन है ये मरे हुए जानवरों और जो पेड़ पौधे हैं उनके अवशेषों से बनता है और इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। तो क्या होता है कि जब ये पेड़ पौधे या जानवर जो मर जाते हैं, इनके जो अवशेष होते हैं, बचे हुए इनके शरीर के जो भाग होते हैं, वे परत दर परत जमा होते चले जाते हैं और फिर इनसे पेट्रोलियम बनता है। तो इस प्रोसेस में बहुत लंबा समय लग जाता है और तब कहीं जाकर ये पेट्रोलियम के रूप में कन्वर्ट होते हैं। सम वेज टू कंजर्व नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर, कुछ उपायों के द्वारा, कुछ तरीकों के द्वारा हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का भी संरक्षण कर सकते हैं। तो चलिए हम देखें कि वे तरीके क्या क्या हैं। नंबर 1, walk or cycle whenever possible instead of using vehicles that use fuels like coal and petroleum. जिन वाहनों में ईंधन जैसे कि कोल और पेट्रोलियम का उपयोग होता है, उनके स्थान पर अगर संभव हो तो हमें पैदल चलना चाहिए या साइकिल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है, these fuels are used in generating electricity, so we should try and conserve electricity by switching off fans and lights when not in use. तो इन ईंधनों का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है, इसलिए हमें बिजली बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो भी चीज़ें हैं उन्हें हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम व्यर्थ चल रहे पंखे और बिजली या बिजली के जो भी उपकरण व्यर्थ चल रहे हों, उन्हें हमें जल्दी से बंद कर देना चाहिए अगर हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हों तो। नेक्स्ट है, सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग पर्पस। सोलर एनर्जी जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं, उनका उपयोग खाना पकाने के लिए और गर्माहट पाने के लिए, गर्माहट के पर्पस से हमें उनका उपयोग करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर, हार्वेस्ट रेन वाटर एंड रीयूज वेन एवर पॉसिबल। हमें कभी भी पानी को व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें रेन वाटर का यानी वर्षा जल का संचयन करना चाहिए और उनका अगर पॉसिबल हो, अगर संभव हो तो उनका दोबारा उपयोग में उन्हें लाना चाहिए। और अब हम पढ़ेंगे वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो वेस्टेज होते हैं, जो हमारे कचरे होते हैं, उनका कैसे प्रबंधन करना चाहिए, ये हम यहाँ पर जानेंगे। Waste is something we throw away because we do not need it anyone. वेस्ट क्या होते हैं? जो अपशिष्ट, हिंदी में इन्हें हम अपशिष्ट कहते हैं। तो वे क्या चीज़ें होती हैं? वो वही चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें अब उनकी ज़रूरत नहीं होती है। हाउ वी मैनेज आवर वेस्ट अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट। हम किस तरह से अपने वेस्ट को मैनेज करते हैं, उसका असर, उसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। वी कैन हेल्प बाय लर्निंग अबाउट एंड प्रैक्टिसिंग 3 आर्ट्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अर्थात हम वेस्ट मैनेजमेंट के 3 R's के फॉर्मूले को अपनाकर या उन्हें सीखकर और उन्हें अपनी प्रैक्टिस में लाकर हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे R से ही शुरू होने वाला है रिड्यूस, R से ही रीयूज़ और R से ही रिसाइकल। तो इसे ही हम कहते हैं 3 R's। तो ये फॉर्मूला वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। रिड्यूस का मतलब होता है वेस्ट को कम करना, यानी कूड़े करकट कम करना। रीयूज़ का मतलब होता है कि जिन साधनों का उपयोग आप एक बार कर चुके हैं उनको दोबारा से आप उपयोग लायक बनाना। और तीसरा है रिसाइकल, यानी किन्हीं पुरानी चीज़ों को एक नया रूप देकर उनका उपयोग करना। तो रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ये हम एक एक करके नीचे पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले है रीड्यूस। जैसा कि मैंने आपको बताया, रीड्यूस का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो यहाँ पे देखिए, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ थिंग्स वी यूज एंड वेस्ट मीन्स यूजिंग fewer natural resources and less energy. Make a shopping list and buy and use only what you need. तो हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं जो वेस्ट होते हैं उनकी दर में उनमें कमी करनी चाहिए, यानी हमें वेस्ट कम करना चाहिए। हमें ऐसे काम करने चाहिए, इस तरह से काम करना चाहिए कि वेस्टेज उसमें कम निकले, कम कूड़े निकले। तो कहने का अर्थ है कि हमें कम से कम प्राकृतिक संसाधनों, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। व ऊर्जा के स्रोतों का भी उपयोग हमें कम करना चाहिए। जब भी मान लीजिए कि हम कोई ख़रीदारी करते हैं, तब हमें क्या करनी चाहिए, सबसे पहले उसकी लिस्ट तैयार करनी चाहिए और हमें केवल उन्हीं सामानों की खरीदारी करनी चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता है। तो इस तरह से हम कूड़े का मैनेजमेंट या कचरे का मैनेजमेंट कम करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीयूज़, यानी किसी चीज़ को दोबारा प्रयोग में लाना, दोबारा उनका उपयोग करना। फाइंडिंग न्यू uses for things that would normally be thrown away in reusing. Do not throw used jam bottles and plastic jars. Reuse them to keep things or use them as pots for small plant. रीयूज़ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पुनः उपयोग में लाना, यानी पुनः उपयोग करना। तो सामान्य रूप से जो फेंकी जाने वाली चीज़ें हैं उनके लिए हमें उपयोग ढूंढना चाहिए और पुनः उनका उपयोग अपने काम के लिए करना चाहिए। जैसे कि उपयोग की हुई जो जैम की बॉटल होती हैं और जो प्लास्टिक की जो जार होते हैं, उन्हें हमें यूं ही नहीं फेंक देना चाहिए, बल्कि उनमें कुछ सामान रखने के लिए या कुछ छोटे छोटे पौधे वगैरह लगाने के लिए बर्तन के रूप में उनका उपयोग हमें करना चाहिए। तो इस तरह से हम उन चीज़ों का अगर दोबारा उपयोग करें तब भी हम वेस्टेज को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसाइकल, यानी किसी भी चीज़ को दोबारा एक नया रूप देकर भी हम वेस्टेज को मैनेज कर सकते हैं, वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो मेकिंग न्यू थिंग आउट ऑफ यूज थिंग इज रिसाइकलिंग। मेकिंग न्यू आइटम फ्रॉम रिसाइकल्स वन also take less energy and fewer resources than making products from brand new materials. Give away used paper and old clothes to be recycled. उपयोग की हुई वस्तुओं से हम अगर नई चीज़ें बनाएं तो इन्हें ही हम कहते हैं रिसाइकलिंग या रिसाइकल करना। तो रिसाइकलिंग से जो वस्तुएं हम बनाते हैं उनमें जो भी चीज़ें लगती हैं वो बहुत कम एनर्जी और बहुत ही कम रिसोर्सेस उनमें लगते हैं उनको बनाने में, और इसलिए हमें ये रिसाइकलिंग करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पुराने कपड़े हैं या पुराने पेपर हैं, तो उन्हें हम दोबारा रिसाइकल करके एक नया रूप प्रदान कर सकते हैं और उसका उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पेपर से या गत्ते से इस तरह का देखिए फ्लावर पॉट बना सकते हैं। इस तरह से जो पुराने कपड़े होते हैं उनसे दरियाँ बनाई जाती हैं, तो उन्हें हम फेंकने के बजाय उनका दोबारा से उपयोग में लाते हैं। जैसे ये पुराने टायर्स वगैरह होते हैं तो इन्हें हम किचन गार्डन में रख कर देखिए इस तरह से इनको एक नया लुक दे सकते हैं और इस तरह से हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और जैसे कि आपके घर में वो कई सारे कैन वगैरह पड़े होते हैं तो आप उनमें कुछ मिट्टी भरकर उनमें छोटे छोटे पौधे लगाकर उनका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा सेग्रीगेटिंग वेस्ट, यानी कि जो कूड़े कचरे हैं उनको अलग करना। तो डिफरेंट टाइप के कूड़े कचरे होते हैं, कई गीले होते हैं, कई सूखे होते हैं, कई ज़्यादा जो हजार्डस कूड़े करकट होते हैं। तो इन सभी कूड़े करकट को हमें अलग अलग बिन में रखना चाहिए ताकि उनका डिस्पोज सही तरह से उनको डिस्पोज किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए, वेस्ट सॉर्टिंग इज प्रोसेस बाय विच वेस्ट इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट टाइप। वेस्ट कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू ड्राई, जो ड्राई होते हैं उनको ब्लू बिन में, वेट जो गीले कूड़े होते हैं उन्हें ग्रीन बिन में, एंड हजार्डस वेस्ट इन येलो
बिन और उन्हें पीले बिन में रखनी चाहिए। यानी कचरों को छांटना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कचरों को विभिन्न प्रकार से अलग अलग करते हैं। और कचरों को जैसे कि जो सूखा कूड़ा है उन्हें हम नीले बिन में डालते हैं, जो गीला कूड़ा करकट है उन्हें हम हरे बिन में डालते हैं, और जो हजार्डस यानी कि जो खतरनाक कूड़े होते हैं तो उन्हें हम पीले बिन में डालते हैं। और इस तरह से हम कूड़ों को अलग अलग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए ये तीनों ही बिन बने हुए हैं। और यहाँ देखिए वेट वेस्ट रेफर्स टू ऑर्गेनिक वेस्ट। जो गीले कूड़े होते हैं उन्हें हम जैविक अपशिष्ट या जैविक वेस्ट कहते हैं। लाइक फूड दैट कैन डिकम्पोज ईजली। जैसे कि गीले जो कूड़े करकट होते हैं उसमें क्या होते हैं, फलों सब्जियों के छिलके होते हैं या घर में उपयोग की हुई जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सब होते हैं। तो इनको हम गीले कूड़े के अंतर्गत लाते हैं क्यों, और इन्हें डिकम्पोज करना बहुत ही आसान होता है। इन्हें कंपोस्ट पिट में डाल दिया जाता है और उससे हम बड़े ही अच्छे तरीके से कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हजार्डस वेस्ट रेफर to old medicine, paints, chemicals, bulbs, spray cans, batteries and pesticide causes etc. जो हजार्डस वाले कूड़े होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, जैसे कि जो पुरानी दवाइयाँ होती हैं, जो पेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, स्प्रे कैंस होते हैं, बैटरीज होती हैं। तो ये सब ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इन्हें हमें बाकी कूड़ों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा ड्राई वेस्ट इंक्लूड्स वुड, मेटल्स एंड ग्लास। जो ड्राई वेस्ट होते हैं हमारे वो लकड़ियों से संबंधित जो लकड़ियों के कटे फटे हिस्से या जो हम यूज़ नहीं करते हैं उन लकड़ियों के हिस्से हो सकते हैं। मेटल्स यानी कि धातु, जो पुराने धातु वगैरह होता धातु की चीज़ें जो बनी हुई होती हैं वो सभी, या शीशे की जो टुकड़े वगैरह होते हैं वे सभी हमारे ड्राई वेस्ट में आते हैं और उन्हें हमें डालना चाहिए ब्लू बिन में। और इस तरह से हम अगर अपने कचरों को अलग अलग करें तो हम उसका अच्छी तरह से वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार पार्ट 1 भी देखें और दोबारा से पार्ट 2 भी देखें, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बुक की बैक एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।